हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट होती है उसके बैकग्राउंड पर, उसके बैक एंड पर वो कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि अपना रोल प्ले कर रहा होता है ताकि प्रॉपर सेल जो है वो डेवलप होता रहे और ऑनवर्ड आप लोगों को प्रॉपर सेल मैस मिलता रहे जहां जहां बॉडी को रिक्वायर्ड है और बॉडी जो है वो अपने साइज में और हाइट में बढ़ती रहे। हमारे पास जितने भी बॉडी के केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि सेल को और सेल की सीरीज को लेकर चलते हैं उन सबको कलेक्टिवली हम लोग सेल साइकिल का नाम देते हैं। डेफिनेशन आपकी सबसे पहली लाइन में सेल साइकिल की, लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर नंबर 21 दैट इज सेल साइकिल। और पहली लाइन इसकी डेफिनेशन इंट्रोडक्शन में दैट सेल अंडरगोज अ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस व्हिच इन्वॉल्व पीरियड ऑफ ग्रोथ, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए followed by cell division. This sequence of changes is called as cell cycle. अच्छा, सेल साइकिल की बेसिकली दो फेजेस होती हैं, एक को हम लोग नाम देते हैं इंटरफेज। इंटरफेज जो है ये क्या होती है हम लोग सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं और दूसरी जो फेज है उसको हम लोग कहेंगे माइटोटिक फेज। इंटरफेज क्या है, माइटोटिक फेज क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंटरफेज के हमारे पास वो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि बेसिकली इन्वॉल्व हैं सेल साइकिल को चलाने के अंदर। इंटरफेज जो है वो फर्दर डिवाइडेड होती है आपके पास G1 फेज में, S फेज, G2 फेज और एक और फेज इसके अंदर कभी कभार शो हो जाती है दैट इज G0 फेज। ठीक है जी। अब जो इंटरफेज है बेसिकली इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर जो सेल है वो अपने आप को तैयार करता है उन तमाम केमिकल रिएक्शंस के लिए जो कि ऑनवर्ड आपको रिक्वायर्ड होंगे सेल साइकिल, सेल डिवीजन के अंदर। और इसकी जो सबसे पहली स्टेज है G1 स्टेज, इसके अंदर जितने भी आपको एंजाइम्स रिक्वायर्ड है और एंजाइम्स के अलावा जितने आपको मजीद केमिकल्स वगैरह रिक्वायर्ड हो, हेल्पर्स रिक्वायर्ड हो जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे, वो सारे के सारे G1 फेज में प्रिपेयर हो जाते हैं। उसके बाद दूसरी स्टेज आती है S फेज। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास G1 फेज के फौरी बाद जो है वो किसी ऐसी स्टेज के अंदर घुस जाते हैं जहां से वो मजीद डिवाइड ना कर पाए और हो सकता है वो सारी उम्र वहां पे रहे। ठीक है, उस फेज को हम लोग G0 फेज कहते हैं। इसी तरह हमारे पास जो G1 फेज है इसके बाद जो S फेज आती है इसका नाम है सिंथेसिस फेज। इसके अंदर क्या होता है, आपके पास जो क्रोमोसोमल नंबर है वो डबल हो जाता है, यानी कि जो डीएनए, ठीक है जी, वो क्या हो गया, वो डबल हो गया। अब डीएनए डबल होने के साथ साथ आपके पास जाहिर है कि क्रोमोसोम भी ज्यादा हो जाएंगे और फिर तीसरी फेज जो है हमारे पास स्टार्ट होगी दैट इज G2 फेज। और G2 फेज के अंदर क्या होगा, आपका सेल डिवीजन के लिए तैयार हो जाएगा, वो सारी एनर्जी अपने अंदर जो है वो स्टोर कर लेगा, जो एनर्जी आपको आगे काम आनी है जब आपकी डिवीजन जो है वो खूब वजीर होनी है। अब डिवीजन जो है ये मुख्तलिफ इसका टाइम पीरियड होता है मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर। मिसाल के तौर पर अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स का जिक्र करें तो उनके अंदर जो इंटरफेस चलती है वो चलती है 24 आवर्स की। जबकि अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें, आपके बुक के अकॉर्डिंग दिस इज ऑफ यीस्ट, तो यीस्ट आपको पता है एक फंगस है, यीस्ट के अंदर के सारे का सारा प्रोसीजर 90 मिनट्स का होता है। तो इट्स अ ह्यूज गैप बिटवीन बोथ ऑफ देम। और इसके साथ इसके टाइम भी है कि कितना कितना टाइम आपको किसके लिए चाहिए। लाइक इंसानों के केस में आपको माइटोसिस है उसके 30 मिनट लगते हैं, G1 फेज के 9 घंटे लगते हैं, S फेज को 10 घंटे लगते हैं और G2 फेज में 4.5 आवर्स लगता है और कलेक्टिवली 24 आवर्स जो है वो बन जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने माइटोटिक फेज की तरफ कि माइटोटिक फेज में होता क्या है। तो जो माइटोटिक फेज है बेसिकली इसकी आगे दो जो है वो आपके पास जो है वो अपना ब्रांचेस होती हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं, अगर हम लोग माइटोसिस का जिक्र कर रहे हैं सबसे पहले, तो माइटोटिक फेज में हमारे पास हम माइटोसिस का जब जिक्र करेंगे तो माइटोसिस में हमारे पास दो जो हैं वो इसके पार्ट्स होंगे। एक को हम लोग नाम देते हैं कैरियोकाइनेसिस और दूसरी जो कैटेगरी है उसको हम लोग नाम देते हैं साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस क्या है, साइटोकाइनेसिस क्या है, ये भी आप लोग जरा देख लीजिए। कैरियोकाइनेसिस जो है ये बेसिकली डिवीजन है न्यूक्लियस की। लफ्ज कैरियो का मतलब ही न्यूक्लियस है। सो कैरियोकाइनेसिस इज बेसिकली द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। सो इसके 4 पार्ट्स हैं हमारे पास। कौन कौन से पार्ट्स हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोफेज। प्रोफेज के बाद दूसरा पार्ट हमारे पास आता है मेटाफेज। मेटाफेज के बाद तीसरा हमारे पास पार्ट आता है एनाफेज और चौथा पार्ट हमारे पास फाइनल पार्ट उसको हम टीलोफेज कहते हैं। अच्छा, माइटोसिस का दूसरी सेल डिवीजन से फर्क ये है कि माइटोसिस की डेफिनेशन जब आप लोग लिखेंगे तो उसमें आप मेंशन करेंगे दैट माइटोसिस इज बेसिकली द डिवीजन or is such kind of division of cell in which the number of chromosome remains same as they were present in parent cell। जिस तरह पेरेंट सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है उतने ही रहेंगे आगे डॉटर सेल के अंदर, लेकिन वो डिवाइड होकर 2 सेल बन जाएंगे एक से, और इसी प्रोसीजर के नतीजे में आपके सोमैटिक सेल्स जितने हैं बॉडी के वो सारे के सारे ग्रो करते हैं। अच्छा, अब हम लोग आते हैं प्रोफेज की तरफ कि प्रोफेज में होता क्या है। मैं डायग्रामेटिक व्यू के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग देखिएगा। सबसे पहले मिसाल के तौर पर हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है जी, न्यूक्लियस हम जिक्र कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म हम डिस्कस नहीं कर रहे। इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जो क्रोमाटिन मटेरियल है वो यूं कंडेंस फॉर्म में मौजूद है, ठीक है।
इस कंडेंस फॉर्म के बाद जब हमारे पास इंटरफेस हो गई है तो अब इस मटेरियल को पता लग गया कि हमने डिवाइड होना है। दैट्स वाई आप क्या करेंगे, ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जितना क्रोमेटिन मटेरियल है कंडेंस होना शुरू हो जाएगा आपका सारा, ठीक है। इस क्रोमोसोमल मटेरियल का जो कंडेंस होना है, इस डीएनए का जो कंडेंस होना है हेरिडिटरी मटेरियल का, ये आपको आम वैसे नजर नहीं आएगा, चाहे आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए भी देखें, लेकिन अगर हम इसके अंदर जो है थोड़ी देर गुजरने के बाद इसके अंदर हम लोग डीएनए स्टेन डालें तो स्टेन के जरिए में आपको फाइन थ्रेड्स नजर आएंगे जिनको हम लोग क्रोमाटिन का नाम देते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास जो है वो सेंट्रोसोम्स पाए जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, जो कि अल्टीमेटली हमारे पास फाइबर्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और उन फाइबर्स को हम लोग नाम देते हैं स्पिंडल फाइबर्स का, ठीक हो गया जी। अब ये स्पिंडल फाइबर्स जो है वो भी यहाँ पे बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब इन पूरे स्पिंडल फाइबर्स के साथ जो एस्टर्स होते हैं जो कि बन रहे हैं आपके न्यूक्लियस के अंदर, इन दोनों के सेट को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसे हम लोग नाम देते हैं माइटोटिक अपरेटस का, ठीक है जी। अब माइटोटिक अपरेटस जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो गई है, ओके। अब ये तो हमारे पास हो गया पहला स्टेप। अब इस पहले स्टेप के फौरी बाद हमारे पास जो क्रोमोसोम यहाँ पे जो कंडेंस हुए थे वो करते करते एक खास शक्ल इख्तियार कर लेंगे क्रोमोसोम की, जिसको हम लोग इस तरह की जो है वो शक्ल तकरीबन शो करते हैं। सेंटर में आपके पास क्या है, सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर बेसिकली आपके पास वो पार्ट है जो कि दो क्रोमाटिड्स को आपस में मिला रहा है, ये आपके पास सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं और इनको क्रोमाटिड्स कहते हैं। अब क्रोमाटिड्स जो है बेसिकली इनके अंदर ही आपके पास जो डीएनए है वो कोइल्ड फॉर्म में स्टोर हुआ होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे जब चलेंगे तो क्या देखेंगे हम कि सेंट्रोमेयर और क्रोमाटिड्स के बाद जो ऑनवर्ड हम लोग जब चल रहे हैं तो हम क्या देखेंगे कि हमारे पास इन क्रोमाटिड्स की मदद से अल्टीमेटली क्या होगा, आपके पास जो ये सारा डीएनए है वो कंडेंस फॉर्म में मौजूद है और इसका ये जो आपके पास सेंट्रोमेयर है यहाँ पे प्रोटीन लगी हुई होती है जिसको हम लोग नाम देते हैं काइनेटोकोर, इसे हम कहते हैं काइनेटोकोर, ठीक है जी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगा मेटाफेज, उसमें होगा क्या कि ये जो आपके पास क्रोमोसोम कंडेंस हो गए हैं, अब इस न्यूक्लियस के अंदर इन क्रोमोसोम्स के ऊपर आगे जो काइनेटोकोर है बेसिकली उस काइनेटोकोर के ऊपर आगे आपके पास जो स्पिंडल्स हैं यहाँ कॉर्नर्स में जो मौजूद है, ठीक है, वो आगे डोरे डालना शुरू कर देंगे ताकि ये जो बेसिकली हमारे पास जो फाइबर्स हैं, आपको पता ही है लफ्ज़ फाइबर का मतलब, तो फाइबर्स जो है बेसिकली यहाँ पे आगे मिल गए हैं और जो बाकी है वो आपस में आगे मिल रहे हैं, ठीक है जी। अब इस तरह से आपके पास जो है मेटाफेज का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, मेटाफेटिक प्लेट यहाँ पे जो है वो फॉर्म होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद ना एनाफेज फौरी तौर पे स्टार्ट होती है और ये जो क्रोमोसोम यहाँ पे लग रहे हैं ये सेंटर में आगे अरेंज होना शुरू हो जाते हैं और अरेंज होना शुरू हो जाते हैं, इनके काइनेटोकोर के ऊपर आगे स्पिंडल्स में अटैच हो रहे हैं और ये सेंटर में एक फाइन प्लेट बना रहे हैं और इसको हम लोग नाम देते हैं माइटोटिक प्लेट, ठीक है जी। मेटाफेज प्लेट भी जो है वो बनती है इससे पहले, लेकिन ये माइटोटिक प्लेट जो है उसके बाद आगे फाइनली एनाफेज के अंदर फॉर्म हो जाती है। ये डायग्राम भी आप लोग इसकी देख सकते हैं अपनी बुक के अंदर, अगर आप लोग देखना चाहें तो ये आपको नजर आएगी इन फिगर नंबर 21.2 के अंदर आप लोग इसे देख सकते हैं। तो जो है वो एनाफेज के अंदर जो है वो क्या हो रहा है कि ये आपके पास जो है वो दोनों साइड से पकड़े जा रहे हैं। अच्छा, इनको पकड़ने के बाद इनको बेसिकली वो रीजन क्या है जिसकी वजह से ये स्पिंडल्स जो है अपने फाइबर्स इस काइनेटोकोर के ऊपर ला रहे हैं, ये वजह है कि ये आधे क्रोमाटिड को एक साइड पे ले जाएं, आधे को एक साइड पे ले जाएं, ठीक है। सो उससे क्या होगा, अब जो नेक्स्ट फेज आएगी जो एनाफेज के अंदर बेसिकली क्या होगा कि ये दोनों जो साइड्स हैं ये एक दूसरे से दूर दूर होना शुरू हो जाएंगी और आपके पास इस सेल के अंदर आधे जो आपके पास क्रोमाटिड्स हैं वो एक साइड पे आ रहे हैं और आधे जो क्रोमाटिड्स हैं वो दूसरी साइड पे आ रहे हैं और ये अब सेंटर के अंदर जो है वो गैप पड़ गया, आधा एक साइड पे आ गया क्रोमाटिन, आधा दूसरी साइड पे क्रोमाटिन मटेरियल जो है वो चेंज हो गया। टीलोफेज पे स्टार्ट होती है, तो टीलोफेज हमारे पास एक फाइनल स्टेज है जिसके अंदर होता क्या है कि अल्टीमेटली आपके जो क्रोमाटिड्स हैं दोनों साइड्स पे हो गए डिवाइड, अब आधे आधे हो गए ना, यानी कि ये जो न्यूक्लियस है ये बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड हो गया और अब फाइनली जो आपके पास आएगी टीलोफेज, उसके नतीजे में फिर ये मुकम्मल तौर पे एक डीपेंड फुरो बनेगी और उस फुरो से क्या होगा कि ये अंदर के अंदर वेजिनेट करती करती इमेजिनेट फाइनली आपके पास जो है वो क्या कर देगी, दोनों पार्ट्स को एक दूसरे से अलग कर देगी और आपके पास दो न्यूक्लियस जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगे जिनके अंदर जो है क्रोमोसोम नंबर सेम होगा जैसे कि वो पेरेंट सेल के अंदर मौजूद था। अच्छा, अब ये टीलोफेज के नतीजे में जो है यहाँ पे मुकम्मल तौर पे जो आपके पास है क्रोमाटिन जो क्रोमाटिड्स हैं वो एक दूसरी साइड पे चले गए, क्रोमोसोम जो है वो दोनों डिवाइड हो गए दो। अब सेल इस कंडीशन में जो है उसको हम लोग नाम देते हैं दिस इज डाइन्यूक्लिएटेड, दो न्यूक्लियस उसके अंदर आ गए। इसके फौरी बाद फिर साइटोकाइनेसिस की स्टेज स्टार्ट होती है और जैसे ही साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होती है उससे फिर अल्टीमेटली क्या होता है आपके पास कि आपके पास जो सेल्स हैं बेसिकली वो साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड कर देते हैं और जैसे ही साइटोप्लाज्म आपका जो है वो डिवाइड होता है तो उससे अल्टीमेटली फिर क्या होता है आपके दो सेल्स जो हैं वो प्रिपेयर हो जाते हैं। अब साइटोप्लाज्म की जो डिवीजन है ये भी एक प्रोसीजर है, ये भी आप लोग जरा देख लें। साइटोकाइनेसिस डिफरेंट है,
इंसानों में, एनिमल सेल में वो डिफरेंट है, प्लांट के सेल में वो थोड़ी डिफरेंट है। प्लांट में क्योंकि एक इजाफी लेयर भी मौजूद होती है जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं, जो कि एनिमल्स में नहीं होती। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, सो दैट्स व्हाई प्लांट्स के अंदर थोड़ा डिफरेंट होगा इसका प्रोसीजर, जबकि एनिमल्स के अंदर ये प्रोसीजर कुछ और तरह का होगा। अब इसके फौरी बाद हमारे पास जो है, जैसे ये डिवीजन हुई है, दो सेल अलग अलग बन गए हैं, इन दो सेल्स ने आगे जाके मैच्योरिटी हासिल करनी है और फिर जैसे ही मैच्योरिटी हासिल करेंगे मजीद आगे डिवाइड होते रहेंगे। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम क्यों माइटोसिस के ऊपर इतना एम्फसाइज कर रहे हैं? आपके जितने सोमैटिक सेल्स हैं, ठीक है, उन तमाम सोमैटिक सेल्स का जो लाइफ स्पैन है वो डिपेंड ही इन्हीं के ऊपर करता है, इस माइटोसिस के प्रोसीजर के ऊपर। हम इसकी इंपॉर्टेंस की अलग से हेडिंग बनाते हैं ताकि अगर आपको पेपर में आ जाए कि इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस क्या है तो आप उसके ऊपर जो है वो कुछ पॉइंट्स लिख सकें। पॉइंट्स हम आपको बताते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस क्या है, ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस आप देख लें। एक तो हमारे पास है, पहली जो चीज हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो ये है कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो सेम रहते हैं, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर जो है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो सारे के सारे क्रोमोसोम ही एक पेरेंट से आ रहे हैं, सो दैट्स व्हाई नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज अकरिंग हियर। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके अंदर हमारे पास जो जनरेशंस हैं वो सारी की सारी आइडेंटिकल होती। जैसे आपका एक सेल है, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आपका जो सेल है वो एक किसी और तरह का हो, दूसरा सेल किसी और तरह का हो, या आपके सेल से आइसोटॉप्स तो नहीं है। सो दैट्स व्हाई फिर अल्टीमेटली आपके जितने सेल है उन सबको जो है सेम रखने के लिए आपको माइटोसिस का प्रोसीजर रिक्वायर्ड है। अच्छा, बुक में क्या कह रही है? इसी तरह बुक बता रही है कि वुंड्स जो है आपके जख्म वगैरह, ये सारे भी जो है वो माइटोसिस के जरिए ही कवर होते हैं, हील अप होते हैं, इनके ऊपर नई लेयर्स जो है वो बन जाती हैं। इसी तरह और क्या, ऑर्गेनाइजेशन सेल्स की, ठीक है जी, टिश्यू कल्चर वगैरह। हाँ जी, जब हम टिश्यू कल्चर टेक्निक्स और इसके अलावा क्लोनिंग वगैरह जो है वो सारी भी मरहूने मिन्नत है माइटोसिस की ही। इसके अलावा माइटोसिस का एक खतरा भी है। अब इसका प्रॉब्लम क्या है वो भी देख लें। अब हमें पता है कि माइटोसिस के दौरान आपने जितने भी प्रोसीजर पढ़े हैं उसमें एक जगह पे डिसजंक्शन हुई है, यानी क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग अलग हुए हैं। बाज दफा ऐसा होता है कि अभी सेल जो है वो मैच्योर नहीं होता, वो डिवाइड करना शुरू कर देता है और उस एरिया की हीट जो है वो इनहांस हो जाती है। जब प्री मैच्योर सेल डिवाइड करना शुरू करते हैं और अनकंट्रोल्ड डिवीजन, जो कि आपका ब्रेन या आपकी बॉडी का कोई पार्ट कंट्रोल नहीं कर रहा, उस सूरत हाल को हम कैंसर का नाम देते हैं। दिस इज कैंसर, ठीक है जी। सो कैंसर इज बेसिकली व्हाट? कैंसर इज अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ प्रीमैच्योर सेल्स, ठीक है। दो तरह का होता है ये। एक हमारे पास, आप लोग वैसे मैट्रिक में भी इसके बारे में पढ़ के आए हैं, दोबारा देखें। एक होता है बिनाइन, जो कि लोकलाइज्ड होता है, ठीक है जी, एक जगह पे ही वो मौजूद होता है। और एक होता है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट ट्यूमर कौन सा होता है? ये आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेडिंग कैंसर होता है। अब ये सिर्फ एक जगह पे नहीं रहेगा, ये बल्कि मुख्तलिफ टिश्यूज के अंदर जो है वो फैलना शुरू कर देगा। जब ये बहुत सारे टिश्यूज के अंदर इन्वेजिनेट करना शुरू करता है, ये फैलता जाता है, तो इस सूरत हाल में इसको हम लोग मेटास्टेसिस का नाम भी देते हैं। जो कैंसरस सेल्स हैं फिर ये क्या करते हैं, ये आप अल्टीमेटली जो है वो सेल्स का एक गुच्छा बना देते हैं, ठीक है, जो कि आपकी किसी भी बॉडी के पार्ट के अंदर जो है वो ग्रो कर सकता है और वो अल्टीमेटली जो है वो आपको ये नवीद सुना देगा, ठीक है, कि यहाँ पे जो है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है। और इसे मतलब आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कि आप उन तमाम चीज़ों से परहेज करें, इज्तनाब करें जो कि कैंसर को ट्रिगर ऑन कर सकते हैं, इग्नाइट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे रेडिएशन से इज्तनाब किया जाए। इसी तरह कार्सिनोजेंस जो कि क्रिएट करते हैं इसे कार्सिनोजेंस, ये वो आपके पास केमिकल्स हैं जो कि बेसिकली कैंसर कॉजिंग है। ये मोस्टली आपके पास जो है वो मुख्तलिफ नार्कोटिक्स के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। सो इस तरह की चीज़ों से जो है वो इज्तनाब किया जाए तो जो कैंसर है वो बॉडी के अंदर नहीं फैलेगा। अच्छा, अब इसके साथ साथ आपकी बुक के अकॉर्डिंगली कुछ और चीज़ें आपको गिवन है, जैसे कि आपके पास जो बैरियर्स हैं, लेमिनल बैरियर्स, ये सारे डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। आपके सेल्स हैं वो अपनी एक्टिविटी प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर सकते और जो प्रोलिफरेशन है मजीद सेल्स की वो रुक जाती है, बॉडी का चेक एंड बैलेंस खराब हो जाता है और अल्टीमेटली आपके जो सेल्स हैं वो आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं। दिस वाज अबाउट दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन मेल अस। थैंक यू सो मच।